पत्रकारिता का यह बुनियादी उसूल है कि किसी भी बड़ी से बड़ी खबर की शुरुआत एक छोटे से सूत्र से, एक छोटे से पॉइंट से होती है और एक एक कड़ियां मिलकर ऐसी खबर बन जाती है जो समाज पर अपनी छाप छोड़ सकती है। कुछ ऐसा ही एक बिंदु उभर कर सामने आया था जब छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान अवस्थी से उनकी ही जिंदगी के अलग अलग सोपानों को लेकर बातचीत शुरू हुई। बातचीत का यह सिलसिला पहले वीडियो में दर्ज हुआ, फिर अक्षरों में तब्दील हो गया और ये अक्षर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, पृष्ठ, अध्याय, चैप्टर का सफर तय करते हुए एक पुस्तक के रूप में सामने आए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र स्मृति संस्थान के शिवा मिश्रा की पहल पर यह पुस्तक तैयार हुई और वरिष्ठ पत्रकार नथमल शर्मा के मार्गदर्शन में पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार और राजनीति विषय पर संगोष्ठी की रूपरेखा बनी। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान अवस्थी की शख्सियत से मेल खाते हुए यह कार्यक्रम सीजीवाल के मंच पर बिलासपुर के प्रार्थना सभा भवन में शुरू हुआ तो पत्रकार जगत के लिए यह उस खबर की तरह ही था जिसकी शुरुआत एक छोटे से सूत्र से होती है और बड़ी खबर की शक्ल में लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाती है। दीवारों पर टंगे कैलेंडर में तारीख थी 29 सितंबर 2025। ठीक 75 साल पहले इसी तारीख पर पैदा हुए थे ज्ञान अवस्थी। उनके शानदार 75 साल का अभिनंदन करने आयोजित इस समारोह और संगोष्ठी की शुरुआत मां सरस्वती की आराधना से हुई और फिर बड़ी देर तक स्वागत का सिलसिला चलता रहा। देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वर।
ज्ञान अवस्थी के जीवन पर पत्रकार रुद्र अवस्थी की लिखी 75 पन्नों की खुली किताब का विमोचन अतिथियों के हाथों हुआ। समारोह की अध्यक्षता कर रहे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति आचार्य ADN वाजपेयी, मुख्य वक्ता लेखक एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और समाज सेवी अधिवक्ता निरुपमा वाजपेयी की उपस्थिति मंच की गरिमा बढ़ा रही थी। साल आपस में जुड़े हों तो हर पन्ने में एक कहानी होती है। अपने जीवन के 75वें साल में प्रवेश कर रहे वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान अवस्थी जी की जिंदगी भी कुछ इसी तरह 75 पन्नों की खुली किताब है, जिसके अलग अलग पन्ने, अलग अलग अध्याय और अलग अलग चैप्टर अपने साथ कई कहानियां समेटे हुए हैं। वाकई इस किताब के अलग अलग अध्यायों को पढ़कर एक ही शख्स के अंदर कई जिंदगी नजर आती है। एक तरफ तेज तर्रार, साहसी, निडर और साफगोई से अपनी बात कहने वाला पत्रकार है, दूसरी तरफ हर किसी की मदद और सेवा करने वाला एक संवेदनशील इंसान है। वहीं एक तरफ जन आंदोलन की अगुवाई करने वाला एक सशक्त प्रतिनिधि नजर आता है। जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही सार्वजनिक जीवन से नाता जोड़ लेने वाले ज्ञान अवस्थी जी ने अपने से काफ़ी बड़ी उम्र के लोगों की संगत से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। बहुत छोटी उम्र में पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखकर कलम थाम लिया। एक वक्त आया जब रेलवे जोन के लिए बिलासपुर के जन आंदोलन की अगुवाई उन्होंने सफलतापूर्वक की। उनके अंदर ऐसा दिल धड़कता है जो बेबस ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पत्रकारिता को उन्होंने कुछ इसी तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और इस पेशे को ही जनसेवा का माध्यम बना लिया। हर एक पत्रकार के हिस्से में यादगार रिपोर्टिंग का अपना एक रिकॉर्ड होता है। ज्ञान अवस्थी जी ने ऐसी कई कहानियां अपने नाम कर ली थी जब उन्होंने पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था, जिसकी वजह से उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वक्त के थपेड़ों ने उन्हें एक प्रकार पत्रकार बनाया। यह उनकी शख्सियत की खूबी है कि उन्होंने बदलते वक्त के साथ भी अपनी प्रखरता को बरकरार रखा। उन्होंने पत्रकार के रूप में कई दशक की अपनी लंबी यात्रा में तकनीकी बदलाव के कई पड़ाव देखे हैं। हैंड कंपोजिंग से लेकर ऑफसेट तक हर दौर में पत्रकारिता की वरिष्ठतम पत्रकारों से लेकर नई पौध तक कई पीढ़ी के साथ उन्होंने काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। पत्रकार भी इसी समाज का हिस्सा है और सहमति असहमति के बीच उसे भी काम करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान अवस्थी जी की पत्रकारिता में उसकी आंच कभी नहीं पड़ी। बिना डरे सच कहने का साहस उनके व्यक्तित्व की पहचान है। ज्ञान अवस्थी जी एक पत्रकार के रूप में जितने प्रखर और सशक्त नजर आते हैं, उनके अंदर उतना ही सरल, सहज और संवेदनशील दिल धड़कता है। यही वजह है कि पत्रकारिता की दुनिया में मिली शोहरत की बुलंदियों को उन्होंने लोगों की सेवा का जरिया बना लिया और मदद की उम्मीद में उनके नज़दीक आया कोई भी शख्स निराश होकर नहीं लौटा। 3 बार बिलासपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए वे हर समय पत्रकारों की बेहतरी और संस्था की गरिमा के लिए पहचाने जाते रहे। इस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बिलासपुर रेल जोन आंदोलन के समय नागरिक संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में मुहिम को अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया, जिसमें उन्हें 2 बार जेल तक जाना पड़ा। ज्ञान अवस्थी जी की जिंदगी का सफर नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए एक विश्वविद्यालय की तरह है, जो सिखाता है कि खबरों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अडिग अविचल रहकर जूझना पड़ता है। ज्ञान अवस्थी जी ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया है और शब्द संसार को इतना कुछ दिया है कि उसे एक छोटी सी पुस्तिका में समाहित करना मुमकिन नहीं है।
फिर भी जिस तरह चंद शब्दों में लिखी गई संपादकीय में किसी अखबार की आत्मा समाहित होती है, उसका पूरा निचोड़ भरा होता है, उसी तरह इस पुस्तिका में हमने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। हमारी पीढ़ी के पत्रकारों का सौभाग्य है कि ऐसी शख्सियत के दौर में हम सफर बनने का मौका मिला है। परमात्मा से प्रार्थना है कि अपने जीवन के 75वें साल में प्रवेश कर रहे ज्ञान अवस्थी जी स्वस्थ सानंद रहकर समाज को अपने हिस्से का सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करते रहें। कामना यह भी है कि वे डायमंड जुबली की तरह अपनी शतायु पूर्ण करें और उस समय भी उनके जीवन पर 100 पन्नों की किताब में हमें कुछ शब्द लिखने का मौका मिले। यह प्रयास हमने किया है कि एक छोटी सी पुस्तिका में उनके जीवन की शुरुआत, उनके संघर्षों को समाहित कर सकें। और यह अवसर एक ऐसे प्रखर पत्रकार के 75वें जन्मदिन पर एक ऐसे विषय पर हमने संगोष्ठी आयोजित की है जिसमें ज्ञान अवस्थी जी ने जो काम किया है वो सब कुछ उसमें समाहित नजर आता है। वो तो पत्रकार के रूप में उनकी पहचान है ही, सामाजिक सरोकार उनके जीवन का हिस्सा रहा है और राजनीति को उन्होंने जिस तरह से नज़दीक से देखा है, आज यह अवसर है कि हम संगोष्ठी के माध्यम से इस पर कहीं ना कहीं मंथन करें कि पत्रकारिता अब किस दौर में जा रही है, किस ओर चल रही है। पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार और राजनीति के विषय का प्रवर्तन वरिष्ठ पत्रकार और इवनिंग टाइम्स के संपादक नथमल शर्मा ने किया। इसके साथ ही संगोष्ठी प्रारंभ हुई। आज एक ऐसा अवसर आया है जो खासकर हम पत्रकारों की ज़िंदगी में बहुत कम आता है। हमारे बीच का एक साथी, एक अखबार नवीस, एक पत्रकार जो ज़िंदगी के 75वें बरस में प्रवेश कर रहा हो, ऐसा एक अवसर हमको इस प्रकृति ने दिया है, हमको इस समय ने दिया है। तो हम सब लोग जब उस दिन हमारे साथी रुद्र ने ये बात कही तो ये बात तो बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू हुई थी कि ज्ञान भैया का जो इंटरव्यू लिया गया है उसे लिख लिया जाए और एक किताब की शक्ल देकर उन्हें भेंट कर दिया जाए जन्मदिन के दिन। बस इतने से बात शुरू हुई। फिर जब हम इस बात को लेकर उनके पास गए, रुद्र आए, तो फिर वो बात थोड़ी और बढ़ गई कि क्यों ना इस पर एक छोटी सी संगोष्ठी जैसी कर लिया जाए और उस संगोष्ठी में ज्ञान भैया को ये किताब सौंपी जाए, उनकी खुद की किताब उन्हें सौंपी जाए। फिर जब इस किताब को किस तरह से सौंपे चर्चा हुई तो कहा कि भाई पत्रकार पे बात हो रही है तो कुछ पत्रकारिता और डेमोक्रेसी और सारे सिस्टम पे भी बात होनी चाहिए। तो इस तरह से बात करते करते आज की इस संगोष्ठी का रूप बन गया। ये पत्रकार के काम में ही हो सकता है। ये एक पत्रकार इसी तरह से चीज़ों को निकालता है। हमारे पास एक छोटा सा सूत्र आया था उनको किताब देने का और वो सूत्र इस तरह से बन के बड़ा हुआ कि एक इतना आत्मीय सा कार्यक्रम, आत्मीय सा समारोह हो गया। तो जब ये बात हुई तो फिर एक विषय तय हुआ कि जो आपके सामने है, पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार और राजनीति। एक अखबार नवीस होगा, एक पत्रकार होगा। तो जब तक वो अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता जब तक उसके सामाजिक सरोकार नहीं रहें, और तब तक उससे और अच्छा पत्रकार भी नहीं हो सकता जब तक उस राजनीति को समझ न सके। सामाजिक सरोकार और राजनीति इस पूरी लोकतंत्र को बनाए रखती है, बचाए रखती है। तो इस लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ज़रूरी है कि एक पत्रकार की कलम चलती रहे, उसके शब्द इस समाज के लिए झरते रहें और इस लोकतंत्र को वो लगातार सींचते रहे। अभी लोकतंत्र का बहुत हल्ला है, लोकतंत्र को बचाने का बहुत हल्ला है, लेकिन मैं आपको बहुत ही पुरानी बात बता रहा हूँ आज, 1919 की बात।
महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि जिस प्रकार पानी की एक अनियंत्रित धारा पूरे ग्रामीण इलाके को जलमग्न कर विनाश कर देती है, उसी प्रकार अनियंत्रित कलम भी तबाही का ही काम करती है। इंडियन ओपिनियन में 23 अप्रैल 1919 को गांधी ने लिखा था। ये गांधी जब इस देश को जगा रहे थे, इस देश को जगाने की शुरुआत कर रहे थे, उस समय इस बात को महसूस कर रहे थे कि कलम होनी तो चाहिए, धारदार भी होनी चाहिए, पर नियंत्रित भी होनी चाहिए। और वो नियंत्रण उन्होंने कहा कि वो भीतर से आता है आपके। और उन्होंने ये उसके भी 10 साल पहले गोखले को पत्र लिखा था गांधी ने 1909 में, कि कितना समर्पण था कि मैंने इंडियन ओपिनियन और फिनिक्स की स्थापना के लिए दक्षिण अफ्रीका में पिछले प्रवास के दौरान अपनी सारी कमाई लगभग 5000 पाउंड समर्पित कर दी है। गोखले को पत्र लिखते हैं गांधी 1909 में। और 1919 में नियंत्रण, कलम का नियंत्रण और भीतर से नियंत्रण की बात करते हैं गांधी। हम लगभग उसके 100 साल बाद यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो लगता है कि गांधी के एक एक शब्द आज भी ज़रूरी है, आज भी प्रासंगिक है। ये आप सब जान रहे हैं 1888 में गांधी गए थे। उस समय तक गांधी ने अखबार नहीं देखा था। हिंदुस्तान से गांधी जाते हैं लंदन, और उस समय वो हिंदुस्तान में कोई अखबार को नहीं देखते। फिर वहाँ जाके उन्होंने अखबार की ताकत देखी, डेमोक्रेसी समझी और देश को जगाया। ये गांधी पे बात कभी करेंगे तो बहुत लंबी बात है। लेकिन जब हम कलमकार की बात कर रहे हैं, पत्रकार की बात कर रहे हैं, एक पत्रकार के 75वें बरस की बात कर रहे हैं, तो उस पत्रकारिता, उस लोकतंत्र और सामाजिक सरोकार की बात को थोड़ा आप सबके सामने खोल देना मुझे लगा ज़रूरी है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे सामने बहुत विद्वान वक्ता हैं। इस पर हम कभी लंबी बात करेंगे। मैं 2 छोटी छोटी बातों से अपनी बात यहाँ पूरी करता हूँ। मैं प्रेमचंद को याद करता हूँ, जिन्होंने कभी कहा था, जो आज भी हम सबके लिए सूत्र वाक्य होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे। ये प्रेमचंद सवाल करते हैं पूरे समाज से और हम सबसे कहते हैं। और प्रेमचंद के बहुत बरसों बास इसी छत्तीसगढ़ से, जी, पंचतंत्र में, बिल्कुल ठीक याद दिलाया वाजपेयी सर ने। आप तो बहुत विद्वान, इसलिए मैंने कहा आपको सुनेंगे हम सब, मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और उस प्रेमचंद के बहुत बरसों बाद इसी छत्तीसगढ़ से मुक्तिबोध कहते हैं, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ। तो जब यहाँ तक आती है बात, तो पूरे समाज की और पूरी दुनिया की नज़र पत्रकार पे आती है। और बिलासपुर में जब ये बात 80-81 में बिलासपुर की बात ज्ञान अवस्थी पर थी, ज्ञान भैया पर बिलासपुर की नज़र थी कि गढ़ और मठ तोड़ने वाला कोई जर्नलिस्ट आया है, कोई पत्रकार आया है, उनके पास ढेर सारे संस्मरण हैं। तो उस निर्भीकता के साथ, उस हिम्मत के साथ वो एक कलमकार इस शहर में आया जो इस शहर को बिल्कुल नहीं जानता था। लेकिन आज ये पूरा शहर उनसे प्यार करता है, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ उनसे प्यार करता है। और इसलिए नहीं करता है कि वो ज्ञान अवस्थी हैं, वो इसलिए करता है कि वो कलमकार हैं, वो पत्रकार है और एक कमिटेड पत्रकार है, जो गांधी की बात मानते हैं, जो मुक्तिबोध की बात मानते हैं, जो प्रेमचंद की बात मानते हैं। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों, आप सब हमारे बीच हैं, मैं ज़्यादा भावुक नहीं होऊंगा, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कलम को ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने ज्ञान भैया के साथ काम भी किया और बाद में उनको अकेले काम करते भी देखा है। तो इस बात का हम सबको गर्व भी है कि हमारे साथ ज्ञान अवस्थी रहते हैं या हम ज्ञान अवस्थी के साथ रहते हैं, और ये हम सबके लिए एक प्रेरणा पुंज की तरह है और हमेशा रहेंगे। तो बिलासपुर के पत्रकारिता का बहुत अच्छा इतिहास रहा है और बिलासपुर में बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं जिनकी कलम ने बहुत दूर तक मार की है, धार दी है। एक तो सामने ही बैठे हैं सतीश जायसवाल, जिनकी कलम साहित्यिक क्षेत्र में और पत्रकारिता क्षेत्र में दोनों में चलती रही, अभी भी चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे, बिलासपुर की अरपा नदी में बात ही ये है इसलिए कि ये भीतर बहती है
और जो भीतर बहती है वो भीतर से ही आपके दिल की बात निकाल के लाती है। तो हम जब आज इस पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र को बचाए रखने की बात कर रहे हैं, जिसे हम राजनीति भी कह रहे हैं, तो उस बात को हम सब अपने विद्वानों से आज सुनेंगे। मैंने थोड़ा सा विषय से खोला और इस कार्यक्रम का परिचय दिया। आखिरी में एक छोटा सा उदाहरण देते हुए जो आज के लिए ज़रूरी है, वो उदाहरण है कि पत्रकारिता होती क्या है। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता किस तरह से गुस्से में हो जाना, अब आपने नमस्ते नहीं किया तो आपके खिलाफ छाप देना वगैरह वगैरह, इस तरह की नहीं होती है। बहुत मीठेपन से, बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत हंसते गाते हुए भी पत्रकार आपके भीतर से बहुत कुछ निकाल सकता है जो समाज को दे सकता है। और जो अभी अभी कुछ ही 4 दिन पहले न्यूज़ लॉन्ड्री के एक पत्रकार जिसने ऐसा किया, जिसका इंटरव्यू अभी बहुत चर्चित है, जो देश के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का इंटरव्यू लिया गया है। मैं आपके पास ये बात को छोड़ जाता हूँ, इसको सोचिएगा कि एक जर्नलिस्ट अगर बात करता है तो उसे कितना अध्ययन करना पड़ता है, उसके पास कितना खजाना होना चाहिए। एक सवाल करने के लिए 100 पेज पढ़ना चाहिए। तो जब उन्होंने उससे बात की और फिर चंद्रचूड़ ने जो जवाब दिया, वो दोनों सवाल और जवाब आज पूरे देश में या बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। और चंद्रचूड़ की ये कहना चाहिए कि उनकी उस न्याय प्रियता पर सवाल खड़े कर दिया है। तो एक जर्नलिस्ट ने उनके भीतर से इतना निकाल लिया। तो ये मैं आप सबके सामने छोड़ के जाता हूँ। और फिर से एक बार हम सब के प्रिय ज्ञान भैया, इस शहर के ज्ञान अवस्थी और इस छत्तीसगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री ज्ञान अवस्थी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा रुद्र ने कहा कि हम 75 के बाद 100 पन्नों की किताब भी निकालेंगे, ऐसा दिन आएगा, हम आपके साथ चलते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत, खासकर रुद्र भाई को जिन्होंने यहाँ एक छोटा सा अवसर दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अवस्थी भैया, ज्ञान अवस्थी जी, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शतायु हों, ये शुभकामनाएं हैं। और मेरे सामने मेरे बहुत सीनियर जिनको मंच पे होना था, आज मुझे ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा है कि उनके सामने आज मैं मंच पर हूँ। मुझे सामने दर्शक दीर्घा ही ज़्यादा पसंद आती है हमेशा, और मैं चाहती हूँ मैं दर्शक दीर्घा में बैठ के सभी विद्वान जनों का इतने अच्छे अच्छे जो आप यहाँ पे साहित्यिक बोल रहे हैं उनको सुनूँ। आदरणीय जायसवाल जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, आदरणीय तिवारी जी, दुआ जी, प्रवीण शुक्ला जी और आदरणीय शर्मा जी, और सबसे बड़ी मेरी आदरणीय जिनको बैठना था, जो बहुत बड़ी साहित्यिक हैं, रश्मिलता मिश्रा जी। मैं उन्हें आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, जिनका नाम छूट गया हो। सभी मेरे आदरणीयों को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय अग्रवाल जी, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी, जितने मेरे आदरणीय यहाँ बैठे, जिन्होंने मुझे हमेशा एक मार्गदर्शन मतलब मेरे को दिया, मार्गदर्शन दिया, और जिसकी वजह से आज मैं कुछ थोड़ा मोड़ा बन पाई हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। और रेलवे जोन में मैंने आदरणीय अवस्थी जी को देखा है, उन्हीं के कारण शायद मैं इतने बड़े आंदोलन से जुड़ी, क्योंकि उसके पहले हम सब खंडपीठ के आंदोलन में 94 से बहुत सक्रिय थे। लेकिन जैसे ही ये रेलवे जोन का आंदोलन हुआ, उन्होंने हमें बाकायदा बताया ये सब है और अपने साथ बैठाया, और हम उन्हीं के कारण उस आंदोलन में जुड़े। और काफ़ी कुछ मैं उसके बाद आंदोलनों में जुड़ती गई और देखती गई। मुझे अच्छा लगा, सभी का यहाँ मुझे साथ मिलता है। आदरणीय अभय नारायण राय जी बैठे हैं, मेरे छोटे भाई महेश दुबे जी बैठे हैं, सभी को मैं, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी बैठे हैं, शायद जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सभी मेरे आदरणीय हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और ज़्यादा मैं उतना अच्छी वक्ता भी नहीं हूँ और बोल भी नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं फिर से मंच पे बोलती हूँ कि वाकई में जो किताब लिखी गई है, एकदम जो साधारण व्यक्तित्व सा जो दिखता है, लेकिन महान व्यक्तित्व है, जिन्होंने कभी अपना बड़प्पन दिखाया नहीं, ना लोग जानते हैं, और एक साधारण सी जिंदगी जिए, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उनके नाम दर्ज हैं। और एक
एक अच्छा जो मार्गदर्शक है वो उसमें मुझे हमेशा दिखाई दिया। वो हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं अगर मुझसे कुछ ऐसा कुछ हो जाता है या कहीं कुछ उनको लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ या सही हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे फ़ोन किया, चाहे शाबाशी दी, चाहे मुझे कार्यों में सुधार की कुछ प्रेरणा दी हो। मैं आदरणीय ज्ञान अवस्थी को पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यह भी मैं चाहती हूँ कि वे शतायु और वाकई में 100 पन्ने की ये किताब छपे। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद, मुझे मंच पर बुलाया, मंच पर स्थान दिया, इसके लिए आदरणीय रुद्र अवस्थी भैया का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ज्ञान अवस्थी जी से आज का संबंध नहीं है। हमारे और ज्ञान अवस्थी जी के उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है। आप 75वें में प्रवेश किए हैं तो मैं भी 13 सितंबर को 73वें में प्रवेश किया हूँ। तो बहुत लंबा सफ़र आपके संग, कई सफ़र पर आपके साथ थे। आप एक बेहद जागरूक पत्रकार के रूप में अपने उस युग में जाने जाते थे जब आप युवा थे। जब बिलासपुर जिला एक था तब आप पंडरिया तक के, पांडातराई तक के दौरा करते थे, कोई कुकदुर तक के दौरा करते थे और तब से आपके साथ मिलने का, आपकी कार्यशैली को देखने का और आपकी मेहनत को नज़दीक से समझने का, देखने का मौका मिला। और यही कारण है कि आज 75वें वर्ष में जब आप जा रहे हैं तो इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े बड़े लोग जब मैं बोल रहा हूं तो मैं राजनेताओं को बड़े लोग नहीं बोल रहा हूं। नेताओं के भी बड़े से बड़े लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आपको अपना आशीर्वाद देने, शुभकामनाएं देने के लिए। मैं भी आपके छोटे भाई के रूप में आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से पहले ये प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने मार्गदर्शन से बिलासपुर शहर को, हमारे छत्तीसगढ़ को, हम लोगों को भी आगे का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। मैंने देखा, आपका दो पक्ष देखा है। एक पत्रकार के रूप में आपको मैंने कभी डरते हुए नहीं देखा और आपको कभी कंप्रोमाइज़ करते हुए भी नहीं देखा। वैसे यहाँ और भी बहुत से पत्रकार हैं, दादा ही बैठे हैं जिनको छूने के बाद ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है, पीयूष दादा हैं। हमारे बिलासपुर ज़िले के पत्रकारों का स्तर बेहद ऊंचा है। शहर छोटा होने के कारण हो सकता है कि उनको बहुत एक्सपोज़र न मिला हो, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं अभी मैं देख रहा हूँ, सारे लोग, चाहे वो सतीश भैया हों, चाहे वो प्रवीण भैया हों, चाहे वो दादा हों, चाहे हबीब जी हों, चाहे दुआ जी हों, चाहे हमारे रुद्र भाई, कितनी इज्जत है समाज में। लोग भरोसे से देखते हैं क्योंकि ये कलम की ताकत का दुरुपयोग नहीं करते हैं। आपकी कलम में बहुत ताकत है। आप किसी को चाहें तो फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका कहीं चित्त विचलित हुआ तो आप अर्श वाले को फर्श में ला करके भी पटक सकते हैं। वो ताकत आपके पास है। लेकिन बिलासपुर में आपने बहुत ही मेरिट पे अपना निर्णय किया और आपके उस निर्णय से किसी को फ़ायदा ही हुआ होगा। अगर वो संघर्ष कर रहा है तो उसे आगे बढ़ने का अवसर ही मिला होगा। मैंने विनाशकारी व्यवस्था यहाँ की पत्रकारिता में कभी नहीं देखा, इसलिए हमारे लिए आप बहुत ही सम्मान के पात्र हैं और आप भी उसी कड़ी के हैं। एक तरफ जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ नहीं किए, वहीं मैंने आपको अपने भाई के कैलाश अवस्थी जी के बीमारी के समय में बहुत ही आपको भावुक होकर के, परेशान होकर के उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए भी देखा हूँ। एक परिवार के मुखिया के रूप में भी आप संवेदनशील तरीके से अपने दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। मेरा आपके साथ तो था ही। नथमल भैया के बड़े भाई बंसी भैया बस में आते थे पंडरिया, उनको घूमना पड़ता था जंगल, वहाँ का प्रॉब्लम सुनना रहता था तो मैं लेके जाता था। मैं कोई एमएलए नहीं था,
लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मैं उनको लेके जाता था। होली के दिन तक वो हमारे पंडरिया में हमारे घर खाना खाए। तो ये मेहनत होती थी उस ज़माने के पत्रकारों की। उस ज़माने में मीडिया प्रिंट मीडिया ही था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं। अब तो बैठे बैठे सबको सूचना मिल जाती है कि यहाँ से 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन उस ज़माने की पत्रकारिता बहुत मेहनत वाली पत्रकारिता थी। लेकिन आप लोगों ने अपने ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को संघर्ष का कलम थाम करके लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। आने वाली पीढ़ी के पत्रकार, जो युवा पत्रकार हैं, वो भी अपना बेहतर कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे यहाँ वाजपेयी जी विश्वविद्यालय के कुलपति बैठे हैं, वैसे ही सभागार में भी बहुत बड़े बड़े पत्रकार जगत के कुलपति महोदय बैठे हैं। इनसे सीखने की ज़रूरत है, हमको भी, आपको भी और सबको भी। आप पत्रकारिता के साथ आपने रेलवे जोन का आंदोलन शुरू किया। आपको क्या मिला? जोन तो मिला जनता को, यहाँ की उसको। आपको मिला पुलिस के दफा, धारा, केस और दुनिया भर की चीज़ें। उस पीड़ा को भी समझने की ज़रूरत है। हर पत्रकार के दिल में दर्द होता है कि वो अपने शहर के लिए अपनी लेखनी से कुछ कर सके। हर कोई तो विधायक ना बनना चाहता है, ना बन पाता है, मंत्री नहीं बन पाता है। लेकिन जो उनके पास सबसे शक्तिशाली चीज़ है, लेखनी कलम, उससे जब वो शहर की किसी बदतर स्थिति को लिखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें इतना दम होता है कि शासन, प्रशासन, नेता, अभिनेता सारे लोग उसको पढ़ते हैं और उस दिशा में काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि जनता को आपके माध्यम से दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करके सही जवाब पहुंच जाए। आपकी ताकत हमारी तस्वीर बदल सकती है, आपकी ताकत हमारी तकदीर बदल सकती है। इसलिए ज्ञान भैया, आप रिटायर नहीं हुए हैं। पत्रकार मरते दम तक रिटायर नहीं होता है। उसको उसकी कलम में, उसके अनुभव में, उसकी वाणी में, उसके विचार में इतनी ताकत होती है कि आप समाज की सेवा करके लोगों को मदद कर सकें। आज जैसे ही रुद्र भाई मेरे को बोले, मैं रुद्र भैया को बहुत सम्मान करता हूँ, बेहद अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा ज्ञान भैया का है, मैं कहा मैं ज़रूर आऊँगा। और हर पत्रकार महोदय का, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, सबका सम्मान होना ही चाहिए। और इनके लिए जितना भी हम सम्मान करेंगे कम होगा, क्योंकि सामाजिक सरोकार रखने वाले आप लोग, राजनीति को दिशा और दशा दिखाने वाले आप लोग, और समाज के उन लोगों की आवाज़ उठाने वाले आप लोग जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, उनकी आवाज़ देने वाले आप लोग हैं। इसलिए आपका सम्मान होना ही चाहिए। आपके सामने तो ज़िंदगी जब आप शुरू किए तो आपके पास दो पक्ष सामने था। एक तरफ ये कलम उठा करके तकलीफ़ उठाना, तकलीफ़ों में जीना और तकलीफ़ों में रहना, और दूसरी तरफ ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। पर आपने संघर्ष को चुना, कलम की ताकत को चुना। ये कलम की ताकत बेबस और मजबूर लोगों का सहारा है। ये कलम की ताकत गूंगी आवाज़ को आवाज़ देने वाली ताकत है, और इस ताकत के भरोसे ही हम समाज की सेवा कर सकते हैं। ज्ञान भैया, आपके इस कार्यक्रम में आके मैं बहुत खुश हूँ। आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। और अभी तो यहाँ दो बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, वो आपको बोलेंगे, आप सुनेंगे। मैं तो आपके भाई के रूप में इस कार्यक्रम में आया हूँ, और रुद्र अवस्थी जी के कहने से मैं आज सारा कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया हूँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत जाना पड़ता है डांडिया और भजन कीर्तन, दुर्गा पूजा में, लेकिन वो बाद में जाएंगे। मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम में जो चार चांद लगा, इस कार्यक्रम की जो गरिमा बढ़ी, इस कार्यक्रम का जो भव्य स्वरूप आया है, उसके लिए आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपने कैरियर के लिए आए थे, उनको सतत आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग प्राप्त होता रहा।
सहयोगियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र और कार्य संरचना और कार्य की दक्षता को बढ़ाया और आप लोगों की अपेक्षा के अनुरूप वो जो कुछ करते रहे वो आपके समक्ष ही है। मुझको बहुत खुशी है कि उनकी वजह से मेरी कोई पहचान आप लोगों के समक्ष हुई, मेरी चिन्हारी हुई। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ, हृदय से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। बस यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष अटल विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय वाजपेयी जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुशील त्रिवेदी साहब, धर्मजीत सिंह जी, निरुपमा जी और उपस्थित मेरे मित्र, मेरे सहयोगी साथी, न मालूम क्यों अपने ऊपर कुछ पढ़ना अच्छा लगता है हर को, शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि मुझको अपने पर पढ़ने का जो अवसर रुद्र अवस्थी, नथमल शर्मा, शिवा मिश्रा ने गोपनीय ढंग से दिया, तो मैंने एक बात कहा कि मेरे साथ रहकर भी उन्होंने चोरी करना नहीं छोड़ा। 5-7 महीने पहले एक दिन आए थे और बातचीत में उन्होंने मेरे से लंबी बातचीत की। दूसरे दिन पुनः आ गए भास्कर जी को लेकर, और जो बात उन्होंने मुझसे पहले दिन की थी उनमें से कुछ का प्रत्युत्तर करके एक इंटरव्यू उन्होंने बनाया, और वो पिछले 4-5 महीने पहले CG वाल ने चलाया था। उस इंटरव्यू को किताब के रूप में आज उन्होंने प्रस्तुत किया है। मेरा यह मानना है कि सन 75 में जब मैं यहाँ पर आया था तब ये शहर मेरे लिए अपरिचित था और शहर के लिए मैं अपरिचित था। लेकिन 5 दशक एक लंबा अंतराल होता है और इसने मुझको आत्मसात किया, और मैंने पूरी निष्ठा के साथ अखबार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए अखबार को सेवा का एक माध्यम बनाया। घटनाएं बहुत हैं, बहुत सी घटनाओं का विवरण इस पुस्तिका में रुद्र भाई और अन्य सहयोगियों ने समावेश किया है। मैं आज फिर ही आपसे कहना चाहता हूँ कि पाने के लिए तो बहुत कुछ है और खोने के लिए बहुत थोड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति इसके विपरीत न पाने की बात दिन रात लगाए रखता है, खोने की बात करता है, और वो जो पाता है, जो संचित हो सकता था, उसको वो भूल जाता है। मैं यहाँ पर आया था, एक घटना का उल्लेख इस किताब में भी है। मूलचंद खंडेलवाल के नीलकमल होटल में मैं गया था और मैंने उनसे ये कहा कि मुझको पीयूष कांत मुखर्जी, जो उस समय देशबंधु के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, उनसे बात करनी है, परमिट कर दीजिए। मैंने 1 रुपये का सिक्का निकाला और उनको कहा कि पीयूष भाई से बात करा दीजिए। मेरी और पीयूष की बात वो सुन रहे थे। बात करने के बाद में जब मैंने 1 रुपये का सिक्का उनके हाथ में देने का प्रयास किया तो उन्होंने झटकते हुए कहा, बोले क्यों, तुम ज्ञानोस्ती हो? मैंने कहा मैं हूँ। बोले वही ज्ञानोस्ती हो? तो वही ज्ञानोस्ती के साथ में उन्होंने मेरी रायपुर के देशबंधु में प्रकाशित 2 प्रमुख रिपोर्टाज किया, उन्होंने उल्लेख किया। पैसे तो खैर लिए नहीं, रोका कि पीयूष भाई आए हैं, तब तक आते हैं, तब तक चाय पियो। और उस बीच उन्होंने परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मुझको इस बात का एहसास करा दिया कि ज्ञानोस्ती उनके लिए अपरिचित नहीं है। परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से तो मैं उनसे पहली बार मिला था, मगर मेरी जो रिपोर्ट छपी थी
वो मेरा गुणगान, मेरी यशो गाथा, यह मेरी अच्छाई बुराई जो भी थी वो शहर में और मूलचंद जैसे लोगों तक पहुंच चुकी थी। उस दिन से मैंने तय किया कि अखबार के माध्यम से मेरा एक बड़ा फील्ड मुझको मिलता है, चाहे वो सेवा का फील्ड हो और चाहे किसी की मदद का फील्ड हो। और ये मैंने जीवन का एक सूत्रवाक्य बनाया और चलने की कोशिश किया। कितना सफल हो पाया ये तो नहीं जानता, लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि एक बड़ा परिवार बिलासपुर में आज मेरे साथ खड़ा है। आप सबकी उपस्थिति निस्संदेह मुझे ताकत देगी और ये विश्वास करता हूँ जो समाचार पत्रों से जुड़े लोग हैं, जो मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, वो भी तय कर लें कि अखबार चाहे कोई भी हो, उनका काम चाहे उसमें कुछ भी हो, लेकिन वो अपने काम के प्रति निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करेंगे तो निस्संदेह मेरी तरह ही उनकी भी पहचान बनेगी और न सिर्फ पहचान बनेगी बल्कि उनको एक संतुष्टि मिलेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से बार बार, बहुत दिया और जो न दिया उसके लिए और धन्यवाद। 48 साल लगभग मैंने अखबार में काम किया और उस बीच जो मुझको भगवान ने नहीं दिया, ब्लड प्रेशर नहीं दिया, हाइपरटेंशन नहीं दिया, शुगर नहीं दिया, तो ये सब शायद आप लोगों की शुभकामनाओं का परिणाम था कि अनियमित जीवन के बाद भी मुझको ईश्वर ने ये नहीं दिया। आप सब यहाँ पर आए और आज जो आपका आशीर्वाद स्नेह मुझको मिला, इससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। हृदय से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उत्सव मूर्ति श्री ज्ञान अवस्थी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बधाई। आपने अपने सार्वजनिक जीवन में जो कुछ अर्जित किया है वह एक महत्वपूर्ण स्मारक है और इसीलिए जब रुद्र अवस्थी ने मुझसे फ़ोन पे बातचीत की कि ज्ञान अवस्थी जी के 75 जन्मदिन कार्यक्रम करना चाहते हैं तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। उससे बड़ी बात ये थी कि रुद्र अवस्थी का ये कहना था कि ज्ञान अवस्थी के कार्य के संबंध को ध्यान में रखते हुए इस समय पूरी दुनिया के सामने एक जो संकट उपस्थित है उस पर बातचीत हम करना चाहते हैं और वो है पत्रकारिता का सामाजिक सरोकार और राजनीति। मित्रों, यहाँ पे बड़ा पारिवारिक वातावरण है, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और ऐसे समय कुछ सैद्धांतिक बात करने के लिए मुझे अवसर दें, जिससे मैं चाहूँगा कि जिस बात की शुरुआत नथमल जी ने की, जिन बिंदुओं को उन्होंने बोया है, मैं उन बिंदुओं के आधार पर कुछ आगे बात करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि करीब 15-20 मिनट मुझे आप देंगे, जिससे कि हम इस समय का जो पूरी दुनिया का सरोकार है, पूरी दुनिया को लेकर और कैसे पूरी दुनिया के लिए जो संदेश छत्तीसगढ़ से गया था, जो संदेश बिलासपुर से गया था, उसको मैं आपके सामने रेखांकित करना चाहूँगा। अभी बड़ी बात की भाई धर्मवीर जी ने, इनसे मेरे बड़े पुराने संबंध हैं। वैसे तो इस शहर से पुराने संबंध हैं, मैंने यहीं पढ़ाई भी की है, यहाँ मैं कलेक्टर भी रहा संयोगवश, फिर इलेक्शन कमिश्नर रूप में काम किया, बाद में परिसीमन जब होने लगा बिलासपुर की विधानसभा लोकसभा का, तब भी मैं यहाँ पे आता रहा हूँ। लेकिन पारिवारिक संबंध मेरे बहुत ज़्यादा हैं। मैं कुछ समय के लिए पारिवारिक वातावरण को छोड़कर सरोज जी कुछ बोल रहे हैं आप? माँ है ना इधर? अच्छा, अब हम कुछ बात करेंगे। मैं चाहूँगा इसको देखेंगे। पत्रकारिता का आरंभ 30 मई 1826 को, ध्यान दें, 30 मई 1826 को कलकत्ता से उदंत मार्तंड निकला था नथमल जी और इस तरीके से बहुत जल्दी ही 200 साल पूरे होने जा रहे हैं। उदंत मार्तंड के संपादक थे युगल किशोर शुक्ल जी। उन्होंने अपने पत्र के पहले पन्ने पे लिखा, सुनिए इसको तिवारी जी, सुनिए,
यह उद्धत मार्तंड पहले पहले हिंदुस्तानियों के हित के हेतु छपता है, हिंदुस्तानियों के हित के हेतु छपता है। दूसरा, यह समाचार कागज पर छपता है। और फिर उन्हीं के शब्दों में, इसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को होता है। शुक्ल जी ने स्पष्ट किया कि देश के सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर पढ़ें और समझें। कुल मिलाकर नथमल जी, कुल मिलाकर हिंदी पत्रकारिता के स्वाद के लिए सबसे पहले हिंदुस्तानियों के हित की और फिर हिंदी भाषियों के सुख और सत्य समाचार पर जोर दिया गया था। फिर सीधे हम आ जाते हैं सन 1900 को, 1 जनवरी 1900 को। एक जनवरी 1900 को जान लीजिए धरवीर जी, भारत में नव जागरण की शुरुआत पेंड्रा से होती है। मैं पूरी गंभीरता, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। भारत में नव जागरण की शुरुआत पेंड्रा से होती है। पंडित माधवराव सप्रे को भारत में हिंदी नव जागरण का, हिंदी शब्द को पकड़ लीजिए, हिंदी नव जागरण के बाद में भारत नव जागरण की शुरुआत होती है। और उन्होंने जनवरी 1900 में पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन शुरू किया। और उन्होंने कहा, इसमें सुनिए, मैंने 1826 की बात की, जीवर किशोर शुक्ल की, और फिर बात कर रहा हूँ जनवरी 1900 की, आज से ठीक 125 साल पहले की, जिस बात को धरवीर जी बार बार रेखांकित कर रहे हैं और हवा में उड़ती जा रही है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का महत्व इसीलिए कम होता है कि हम अपनी बात को ही सुनने को तैयार नहीं हैं, हम अपनी बात को ही मानने को तैयार नहीं हैं। जिस बात को हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारत में नव जागरण की शुरुआत माधवराव सप्रे ने 1 जनवरी 1900 की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के, गौर करिए, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ विभाग में, वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ विभाग में विद्या उन्नति के समान महत्वपूर्ण कार्य संपादन करने के लिए छत्तीसगढ़ मित्र ने जन्म लिया है। छत्तीसगढ़ मित्र क्यों जन्म लिया? विद्या की उन्नति के लिए। इसको ज्ञान करिए। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मित्र को मूलतः ज्ञान और साहित्य के प्रसार की पत्रिका माना गया। इसमें सामाजिक परिवर्तन के लिए जागृति लाने वाली सामग्री प्रकाशित होती है। इसमें वाजपेयी जी, धोखे से भी राजनीतिक समाचार नहीं होता था। धरवीर जी, राजनीतिक समाचार नहीं होता था छत्तीसगढ़ मित्र में। उसमें केवल समाज के उत्थान की बातचीत होती थी। उनका अखबार नहीं चला। शिवा भाई 1901 में शुरू हुआ, दिसंबर 1902 को बंद हो गया। और यहाँ छोड़ के सप्रे जी चले गए नागपुर में नौकरी करने। सुनिए, नागपुर नौकरी करने चले गए। और उन्होंने 1905 में नागपुर में नौकरी करते हुए एक ग्रंथमाला निकाली, हिंदी ग्रंथमाला, जिसका उद्देश्य, धरवीर जी, आपकी सरकार के लिए, आपकी सरकार, जिन्होंने सबसे पहले भारत में स्वदेशी की धारणा को स्पष्ट किया, हिंदी ग्रंथमाला के द्वारा स्वदेशी की धारणा को स्पष्ट किया। और स्वदेशी का मतलब क्या था? हिंदी भाषा, अर्थनीति, शिक्षा नीति और स्वराज की भावना। और फिर ये चलता रहा, लेकिन यह भी नहीं चला। इसके बाद 1907 में 1901 में वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ मित्र, 1905 में हिंदी ग्रंथमाला और 1907 में तो सीधे टूट पड़े अंग्रेजी सरकार पे। और उन्होंने तीव्र राष्ट्रीय राजनीति के लिए, वाजपेयी जी तीव्र राष्ट्रीय राजनीति के लिए हिंदी केसरी निकाला। अगर हम, नरमल जी, अगर हम सामाजिक सरोकार और राजनीति की यात्रा देखना चाहते हैं तो माधवराव सप्रे सबसे बड़े उदाहरण हैं कि छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी ग्रंथमाला और फिर हिंदी केसरी। और इसीलिए 1908 में यहाँ जितने पत्रकार बंधु बैठे हैं उनसे निवेदन करूँगा, इसको अंडरलाइन करें। 1907 में उन्होंने निकाला हिंदी केसरी। और 1908 में अंग्रेज सरकार ने
राजनीतिक आतंकवाद और राजद्रोह, जो मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के लिए जो समस्या बनी हुई है कि विचारों के अभिव्यक्ति का क्या हो रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो। राजनीतिक आतंकवाद और राजद्रोह भड़काने के आरोप में माधवराव सप्रे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में पहला कोई हिंदी का पत्रकार या संपादक गिरफ्तार हुआ, वो था माधवराव सप्रे। अर्थात राजनीति करने के लिए भारत में राजनीतिक आतंकवाद और राजद्रोह भड़काने के आरोप में माधवराव सप्रे को जेल भेज दिया गया। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ मित्र से हिंदी केसरी तक की यात्रा सामाजिक सरोकार से लेकर राष्ट्रीय चेतना के विस्तार में योगदान का उदाहरण है। और यहाँ पर आकर ही सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय चेतना के साथ राजनीति से पूरा रचनात्मक समन्वय हो जाता है। बहरहाल समय बदलता है, वक्त रुकता नहीं है। पत्रकारिता, समय बदल गया, पत्रकारिता बदल गई। जुगल किशोर शुक्ल ने जो बातें कही थी वो छूट गई। अभी अभी हमारे साथी नथमल जी आपने महात्मा गांधी कोट किया। महात्मा गांधी का अगला वाक्य है 1922 में उन्होंने कहा था कि मानव समाज, इसको गौर करें, जितने पत्रकार बंधु हैं इसको गौर करें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है। महात्मा गांधी ने कहा था मानव समाज सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नाम के अलग अलग चौखटों में बटा नहीं होता है। अर्थात समाज, राजनीति और धर्म एक साथ होता है, ये सभी एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और बाद में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीवन का कोई भी पक्ष राजनीति से अछूता नहीं होता है, जीवन का कोई भी पक्ष राजनीति से अछूता नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा, ये गौर करें, ये धर्मवीर जी आपके लिए है, ये आपके लिए वाक्य है महात्मा गांधी का। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा मुझे राजनीति के क्षेत्र में विवश होकर उतरना पड़ा क्योंकि मैंने देखा कि राजनीति का स्पर्श किए बगैर, ज्ञान भाई, राजनीति का स्पर्श किए बगैर सामाजिक कार्य नहीं हो सकता है। मैं अनुभव करता हूँ कि राजनीतिक कार्य को सामाजिक और नैतिक प्रगति के अर्थ में लिया जाना चाहिए। लोकतंत्र में जीवन का कोई पक्ष राजनीति से अछूता नहीं है, अर्थात जीवन का हर पक्ष राजनीति से जुड़ा हुआ है। और गांधी जी के ये दो वक्तव्य सामाजिक सरोकार और राजनीति के रचनात्मक संबंधों को रेखांकित करते हैं। अपने समय में ही, फिर नरसिम्हा जी, अपने समय में ही महात्मा गांधी ने इस बात को देख लिया कि किस तरीके से नैतिक क्षरण हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा, इसको गौर करें, ये ठीक 105 साल पहले 1920 में, द्वारका प्रसाद जी, 1920 में महात्मा गांधी का पत्रकारिता में, सतीश भाई, पत्रकारिता में जिस तरह सतीहीपन, पक्षपात और बेईमानी घुस गई है, वह ईमानदार लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रही है। 105 साल पहले कहा था, क्या 2025 में वाजपेयी जी, क्या पत्रकारिता में जिस तरह सतीहीपन, पक्षपात और बेईमानी घुस गई है, वह ईमानदार लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि 2025 की बात है? महात्मा गांधी का 105 साल पहले कहा गई बात और जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा 200 साल पहले गई बात को हम देखें कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। पर एक दूसरी बात और है, इसको गौर करें, इस बात को सतीश जायसवाल मेरे सामने बैठे हैं तो ज़्यादा गंभीरता महसूस करेंगे कि हिंदी पत्रकारिता की जीवन यात्रा भारतीय राष्ट्रीयता की प्रगति यात्रा है। फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हिंदी पत्रकारिता की जीवन यात्रा भारतीय राष्ट्रीयता की प्रगति यात्रा है। हिंदी पत्रकारिता को जन्म देने वाले और उसका विकास करने वाले हमारे नायक ऐसे थे। ये माना जाता है कि हिंदी पत्रकारिता ने भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में योगदान किया। पत्रकारिता से राष्ट्रीयता संवर्धित हुई और इसीलिए सबसे ज़्यादा पत्रकारिता प्रभावित थी लोकमान्य तिलक से और महात्मा गांधी से। और आज़ादी के बाद
वो प्रभावित हुई तो राम मनोहर लोहिया से। अगर आज़ादी के बाद की पत्रकारिता पर गौर करें तो हम पाएंगे कि उसका पहला चरण 1947 से 1967 तक था, 1947 टू 1967। यह काल पत्रकारिता का लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत के विकास का समय था। ये समय कल्याण का था। इस समय पत्रकारिता ने राष्ट्र और समाज सेवा का भाव लिया हुआ था। पत्रकारिता का दूसरा चरण 1967 से 78 तक चला, जिसमें सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर आंदोलन शुरू हो गए और विकल्प की छटपटाहट शुरू हो गई। इस दौर में पत्रकारिता ने राजनीतिक प्रतिपक्ष का रूप ले लिया। पत्रकारिता का तीसरा चरण 1977 से 1990 तक का था, जो देश में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का था। इस काल में हिंदी पत्रकारिता ने मिशन वाला रूप छोड़कर प्रोफेशन का रूप ले लिया। मिशन वाला रूप छोड़कर प्रोफेशन वाला रूप ले लिया। और चौथे चरण में जो 1991 से शुरू हुआ, जब देश में अर्थव्यवस्था खुलापन आया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बदलना शुरू किया, उस चरण में पत्रकारिता का पूरी तौर पर रूपांतरण हो गया। इस रूपांतरण सामाजिक सरोकार से दूरी शुरू हो गई और आर्थिक राजनीतिक हितों के संवर्धन के रूप में पत्रकारिता का उपयोग होने लगा। पांचवा चरण 2002 से शुरू हुआ, जब देश की सामाजिक आर्थिक राजनीति प्रगति का नया दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही पत्रकारिता का नैतिक आधार लगभग शून्य हो गया और गैर पत्रकार खिलाड़ी बन गए। गैर पत्रकार पत्रकारिता के बड़े खिलाड़ी बन गए। आज अखबार की अर्थव्यवस्था प्रसार संख्या से नहीं चलती, दारों मदार विज्ञापन पर टिका है। जो अखबार 30 रुपये में छपता है, क्यों नस्मल जी, वो आपको 5 रुपये में मिलता है। उसको आपको ज़रूरत नहीं है, उसको केवल विज्ञापन की ज़रूरत है। और वो विज्ञापन मिलते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट सेक्टर और उससे भी ज़्यादा राजनीतिक दलों और राजनेताओं से। हर दिन के अखबार राजनीतिक दलों और राजनेताओं द्वारा दिए गए विज्ञापनों, चाहे अपने नाम से हो या दूसरे के नाम से हो, सीधे विज्ञापन दिए जा रहे हैं। और इस कारण अखबार का चलाना अब एक बड़ा प्रोफेशन ही नहीं, एक इंडस्ट्री बन गया है। और इसीलिए सामाजिक सरोकार बात दूर हो गई है। हाँ, कुछ लघु और निजी उद्यम के रूप में पत्रकार अभी भी अलग लाइन खींच रहे हैं। एक बात और है, इसको गौर करें, अपनी बात खत्म करूँगा। आज़ादी के आंदोलन के दौरान जितने बड़े नेता थे वे सब के सब पत्रकार थे, संपादक थे। जितने बड़े नेता थे वो पत्रकार और संपादक थे आज़ादी की लड़ाई के दौरान। और तब राजनीतिक नेतृत्व आदर्शवादी था, तो पत्रकारिता में भी ऐसे संपादक थे इन नेताओं के अलावा, जिनके प्रति हमारा मन अभी भी श्रद्धा से झुकता है। फिर उसके बाद जब राजनीतिक नेतृत्व में भ्रष्टाचार, लोभ, पक्षपात और धन संचय की भावना प्रबल हुई, तो सामाजिक विकसन सामने आया और हिंदी पत्रकारिता में भी आदर्श के स्थान पे अर्थ लाभ की भावना प्रमुख हो गई। समाचार पत्रों की प्रसार संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसका सामाजिक सरोकार खो रहा है। यदा कदा सामाजिक सरोकार दिख भी जाता है तो वह केवल ऊपर पट्टी होता है। अखबार अब एक प्रोडक्ट है और पाठक उस प्रोडक्ट के उपभोक्ता हैं। अखबार एक उत्पाद है और पाठक एक उपभोक्ता बन गए हैं। और पत्रकारिता में इस समय लोभ, लाभ और दबाव का जोर हो गया है। पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ का प्रभाव बढ़ गया है। और इसीलिए किसी समय इसी छत्तीसगढ़ में कहा जाता था, क्यों तिवारी जी, कि गजट हो गया है, मतलब अगर कोई चीज़ अखबार में छप गई मतलब पत्थर की लकीर है। लेकिन आज हम अखबार में छपे को सही नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं कि अखबार में क्यों छपा है, कैसे छपा है। तकनीकी प्रगति के कारण पत्रकारिता का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। उसका विस्तार हुआ है, पत्र का विस्तार हुआ, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा में कमी आई है। पत्रकारिता अब सत्ता कॉर्पोरेट घरानों के निर्देश पर चलने को आमदा है। वह लोगों को जागृत करने के बजाय विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों को प्रसारित करने में लगी हुई है। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। मुझे लगा कि हम सब सामाजिक सरोकार और राजनीति के बीच पहले गहरी खाई होती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाज सेवा
के लिए हमारे नायकों ने राजनीति को सहारा बनाया था, समाज सेवा के लिए राजनीति को सहारा बनाया था, अर्थात राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति की जाती थी। इसी से 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारत में नव जागरण शुरू हुआ था। उस नव जागरण के कारण सामाजिक सरोकार और राजनीति के बीच की खाई पट गई थी, अर्थात राजनीतिक सरोकार और राजनीति दोनों मिलकर एक हो गए थे। किंतु अब इस प्रक्रिया में पत्रकारिता का विकास हुआ, पर उसकी सामाजिक सरोकार वाली राजनीति राष्ट्रीय चल। लेकिन अब एक लंबी अवधि के बाद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्रा पूरी करने के बाद हम पाते हैं कि अब हमारी पत्रकारिता से सामाजिक सरोकार का लगभग लोप हो गया है। और इसीलिए हम ऐसे समय में जब ज्ञान अवस्थी या ज्ञान अवस्थी सरीखे उनके और साथियों का सम्मान करते हैं, तो इसीलिए कि इन्होंने ही सामाजिक सरोकार के प्रति एक क्रांति की मशाल जलाए रखी थी, एक ऐसी मशाल जलाए रखी थी जिसे कहीं ना कहीं जो कहा जाता है बहुत अंधेरा है, एक दिया जलाओ तो एक मशाल जल रही, अभी भी कहीं कहीं मशाल जल रही है। मैं इस अवसर पर अपने छोटे भाई, बहुत छोटे भाई ज्ञान अवस्थी को बधाई देता हूं कि उसने अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि पाई, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज का बहुत गरिमामय मंच है। आदरणीय ज्ञान अवस्थी जी के 75वें बसंत के साक्षी होने का सौभाग्य हम सबको मिला है, इसलिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। उन्हें मैं भी प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। उनके हमारे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं आदरणीय सुशील त्रिवेदी, जो कि ज्ञान के भांडार गृह हैं, एनसाइक्लोपीडिया हैं। उन्हें कई बार सुना है और कई बार पढ़ा भी है। दैनिक भास्कर में उनके जो लेख छपते हैं, विशेषकर छत्तीसगढ़ को लेकर के मैं नियमित पाठक हूँ, उसका बहुत ही ज्ञान उससे हमको प्राप्त होता है। आदरणीय धर्मजीत सिंह को भी कई बार सुना है, लेकिन आज जिस दार्शनिक पृष्ठभूमि से वो बोल रहे थे, उनका उद्बोधन अद्भुत ही था। उनके बारे में जो हमारे मन में छवि बनी, वो हमारे प्रदेश की जो पहले आयुक्त थी उच्च शिक्षा की शारदा वर्मा जी, उनसे बातचीत कर रहा था। मैंने कहा धर्मजीत सिंह विधायक भी हमारे कार्य परिषद सदस्य हैं, तो उनका कहना था उनके विधायक कहना एक छोटी बात होगी, उनके व्यक्तित्व तो बड़ा है, उनका विधायक छोटी बात है। और बचपन में कहानी कहते थे, काजल की कोठरी में के तो हुए सैन हो जाए, काजल की एक रेख लागिए पे लागिए, उससे भी अलग थलग धर्मजीत सिंह जी। नकमल शर्मा जी ने प्रस्तावना दी, कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक में भी हैं। बहन अनुपमा जी, आदरणीय रुद्र अवस्थी जी प्रमुख सूत्रधार हैं। अभी कार्यक्रम में था तो मंच की गरिमा कौन है, तो मंच की गरिमा वो नहीं जो मंच पर बैठे हैं, मंच के सामने जो बैठे हैं वही मंच की गरिमा होते हैं। इतना भारी भरकम श्रोता मंडल जिसके सामने मैं बहुत ही बौना, बहुत ही छोटा अनुभव करता हूँ। आदरणीय सतीश जायसवाल जी, आदरणीय शेख खान जी, सरोज मिश्रा जी, हमारे विद्यार्थी चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, सुरेंद्र तिवारी जी और राजेश दुआ जी। उधर से हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, विजय सिन्हा जी, हमारे सीनियर प्रोफेसर सक्सेना जी, प्रोफेसर खोखर जी, और पीछे के दुबे, जेसी दीक्षित जी, इधर द्वारिका अग्रवाल जी, किस्सा किस्सा में राजीव नारायण शर्मा जी, किस्सा आदरणीय शुक्ला जी, प्रभु शुक्ला जी, किसका नाम ने अभय नारायण राय जी, सभी लोग। पीछे कहीं महेशचंद पांडे जी भी दिखाई पड़े, मणिशंकर पांडे जी भी आए थे, दिखाई पड़े थे। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम की शोभा के लिए एक अध्यक्ष, एक मुख्य अतिथि, एक वक्ता होना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक शरद जोशी हुआ करें, बहुत बड़े व्यंग्यकार इंदौर के थे। उन्होंने एक मॉडल बनाया कि किसी कार्यक्रम के लिए जिस प्रकार से एक माइक की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार से कुछ पंडाल की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार से और व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, वैसे ही एक मुख्य अतिथि, एक अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है।
बाद में मॉडल बनाते अंत में कहते हैं क्यों ना ऐसा हो, पंडाल और सारी व्यवस्था करने वाले विज्ञापन में ये भी लिख दें कि हमारे यहाँ से सामग्री खरीदेंगे लेंगे, एक मुख्य अतिथि एक अध्यक्ष मुफ्त में दिया जाएगा, मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। उसी दृष्टि से लग रहा रुद्र अवस्थी जी ने सोचा होगा कि भाई अवस्थी जी का कार्यक्रम है तो वाजपेयी की अध्यक्षता अच्छी रहेगी, इसलिए मुझे आमंत्रित कर दिया। मैं अपनी योग्यताओं से, अपनी क्षमताओं से पूरी तरह से परिचित हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई मुगालता नहीं, कोई अहंकार नहीं है। 75वें वर्ष में प्रवेश, लेकिन एक बात तो अच्छी लगी मुझे, निरुपमा जी को छोड़कर, क्योंकि हमारे कहते हैं महिलाओं से उनकी आयु नहीं पूछना चाहिए, इसलिए उनकी आयु मैंने नहीं पूछी। सबसे मैंने आयु पूछी। 75 वर्ष में ज्ञान अवस्थी जा रहे हैं, 85 वर्ष के सुशील त्रिवेदी जी, 71 वर्ष के जय धर्मजीत सिंह जी, तो मैं 69 वर्ष का अपने को युवा समझ रहा हूँ, छोटा समझ रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। जब पुस्तक का शीर्षक लिया, कल मैंने पढ़ा उसको कि खुली 75वें वर्ष की खुली किताब, तो मैंने जीवन नामे के रूप में कुछ मुक्तक लिखे थे रुद्र अवस्थी जी। उसका एक मुक्तक ये था कि पन्ने पन्ने हवा में लहराने लगे हैं, राजेश दुआ जी, पन्ने पन्ने हवा में लहराने लगे हैं, जिंदगी का राज बतलाने लगे हैं, पाप और पुण्य का हिसाब हो गई, जिंदगी ही खुली किताब हो गई। बहुत सारे ऐसे मुक्तक लिखे थे। तो वो ज़िंदगी भी क्या जो कि बंद हो, खुली किताब की तरह होना चाहिए। और ज्ञान अवस्थी जी ने एक खुली किताब की तरह जीवन जिया है जो हम सबके सम्मुख आया। यदि ज्ञान अवस्थी जी की आज के कार्यक्रम में ना आता और इनके बारे में न पढ़ता जो पहले आपने भेजा था, मुझे उनसे व्यक्तिगत संबंध, स्थानों के बारे में और वो परिचय नहीं हो पाता। वैसे एक चीज़ बता दूँ, जो लोग गैर कान्यकुब्ज समाज के लोग हैं, अवस्थी और वाजपेयी जो है एक ही होते हैं, इनका गोत्र एक होता है, सगोत्री होते हैं। और दूसरे समाज में दूसरे ब्राह्मण हो सकते हैं, नहीं, कान्यकुब्ज समाज में अवस्थी और वाजपेयी होते ही हैं। अवस्थी वाजपेयी हैं तो कान्यकुब्ज होंगे, ये सिद्ध बात है। तो जब इनकी उसमें मैं बदरका का नाम पढ़ा, बदरका मतलब उन्नाव में एक ऐसी जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो तिवारी थे, जहाँ के रहने वाले हैं, उसके जस्ट पड़ोस के गांव में हमने भतीजी की शादी की है। जब बदरका से निकलता हूँ तो पहले रुक कर के प्रणाम करता हूँ स्थल का जहाँ पर उनका स्मारक बना हुआ है। जन्म शायद झाबुआ में हुआ था, रहने वाले बदरका के थे। तो एक तो आपका भी जो है संबंध, पूर्वज लोग बदरका से यहाँ पे आए थे, वो एक जिक्र हुआ। जब पत्रकारिता आपने शुरू की तो उसमें युग धर्म का नाम आया। तो युग धर्म में भगवतीधर वाजपेयी से परिचय हुआ ही होगा। भगवतीधर वाजपेयी उसके मूल संपादक थे, जबलपुर से निकलता था सब। वहीं के बबन मिश्रा जी यहाँ पाए थे, वहीं से राधे श्याम शर्मा जी यहाँ से जबलपुर से लेकर के चंडीगढ़ ट्रिब्यून में चले गए थे। तो वो भी एक संबंध जो स्थापित हुआ। नवभारत की बात आई तो गोविंद लाल वोरा जी की बात ही, बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे। जब पहली बार आकाशवाणी ने एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम शुरू किया तो जबलपुर से हमको बुलाया था, रायपुर से गोविंद लाल वोरा जी थे, ग्वालियर भोपाल वो महेश चंद्र शर्मा जी थे, दैनिक भास्कर, ऐसे 4-5 लोगों तो बड़ी लंबी बातचीत उस समय हुई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाना और पत्रकार को कैसे जीवन जीना, एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आया है। और इस संबंध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आज के पत्रकार और पहले के पत्रकारों में जो बेसिक अंतर था, पहले के पत्रकार साहित्यकार प्रमुख थे, लेखक थे, विद्वान थे, समाज से उनका पहले ही सरोकार स्थापित था। उस सरोकार को और अग्रसर करने के लिए वो पत्रकार में आए थे। अब चाहे गांधी की बात करें, गांधी पत्रकारिता के कारण नहीं जाने जाते हैं। गांधी की पत्रकारिता एक विषय हो सकता है, लेकिन गांधी का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सरोकार बहुत बड़ा था। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का प्रयोग किया उन्होंने। तो पत्रकारिता और आज के पत्रकार पूर्ण पत्रकार, उन्होंने समाज के सरोकार से कोई उनका संबंध है ही नहीं, वे केवल पत्रकार हैं। तो पत्रकारिता के लिए अथवा
बहुत पहले एक हम लोग डॉट डॉट लगा करके वाद विवाद प्रतियोगिता क्या करते थे, पत्रकारिता के लिए अथवा समाज सामाजिक सरोकार के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए, आंदोलन के लिए, किसके लिए। तो पहले जो है वो पत्रकारिता जो थी उसका एक फंक्शनल रिलेशनशिप था समाज की समस्याओं के साथ में, समाज का जो उत्थान है उसके साथ में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो विपत्तियां आती उनके साथ में। इसलिए क्या था, पत्रकारिता में विश्वसनीयता बनी होती थी। इस बात से मैं पूरा सरोकार रखता हूँ जो कि आदरणीय नकमल शर्मा जी ने कहा और आदरणीय धर्मजीत से कहा कि समाचार पत्र में कोई समाचार छप जाए, यदि गलत छप जाए तो आप समझिए लगता है घड़ों पानी उतर गया हो। आज कुछ छप जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कौन पढ़े, आज समाचार पढ़ने की ज़रूरत पड़ते नहीं है, लोग समझिए कौन पढ़े समाचार, है तो खाली छपेगा ही। और कहते हैं एक दिन बाद सूचना सब बासी हो जाती है। हमें इस पत्रकारिता में प्राण फूंकना है। ज्ञान अवस्थी जी के आज का जो जन्मदिवस मना रहे हैं, ये जो पत्रकारिता जिसकी आत्मा जो है वो मर गई है, कहीं चली गई है, केवल शरीर बचा हुआ है, उसमें ज्ञान अवस्थी प्रेरणा, उसमें आत्मा डालने का काम जो है हम सब लोगों का है। हम सब जुड़े हुए जो पत्रकार हैं, आप सभी लोग, उनका काम है। उसको आत्मा को फिर से डालना पड़ेगा। जहाँ पर कंप्रोमाइज़ करने की बात आती है, ज्ञान अवस्थी जी की बार बार बात कही गई कि इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अरे वो आदमी क्या जो समझौता कर ले, वो व्यक्ति क्या है वो समझौता कर ले। उसको तो जीने का ही अधिकार नहीं, कोई काम करने का अधिकार नहीं है। आपने समझौता नहीं किया। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि जो व्यक्ति समझौता नहीं करता है, इतिहास जो है उन्हीं का स्मरण करता है। और जो समझौता कर लेते हैं उनको कभी भी कोई भी इतिहास याद ही नहीं करता है। आपने पत्रकारिता के साथ में आपने रेलवे जोन की भी बातचीत की। रेलवे जोन के लिए पत्रकारिता की सफलता असफलता मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, मिल गया बहुत बड़ी चीज़ है। इस प्रकार की जब और भी समस्याएं जो समाज में आती हैं, बहुत सारी मतलब प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। आप किस प्रकार के जो चैनल्स की जो पत्रकारिता है, जो रील्स की पत्रकारिता है, आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और इसमें अधीर हो जाते हैं। एक बार देखते हैं ये बटन दबाया, दूसरा बटन दबाया, तीसरा बटन दबाया, और सबके सब समझिए कि जानते हैं इस चैनल में किस प्रकार के समाचार आएंगे, इस चैनल में किस प्रकार की बात की जाएगी। तो उनकी विश्वसनीयता जो है वो पहले से संदिग्ध हो जाती है। इस संदिग्ध विश्वसनीयता को हमें राष्ट्रीय उसमें डालना है, राष्ट्रीय बीज इसमें बोना है। ये जो है पत्रकार का जो धर्म होना चाहिए। बंधुओं, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में क्षरण हो रहा है। हम माधवराव सप्रे से तुलना करें या ज्ञान अवस्थी से तुलना करें, आज के पत्रकारों को संभव नहीं है। तो समाज में प्रत्येक वर्ग का क्षरण हो रहा है, नहीं मिल रहे वैसे लोग। लेकिन उस क्षरण में भी हमें कहीं न कहीं किसी होप रश्मि की आवश्यकता होती है। वो हमें बचाए रखना, वो बीज जो बचाए रखना पड़ता है। यदि मान लीजिए वैसा हमको वातावरण मिले तो बीज फिर अंकुरित हो, फिर हम वृक्ष बन के उसी स्तर को हम प्राप्त करें, कहीं बीज ही न ख़त्म हो जाए। इस बात को देखना पड़ेगा। आज चौथे स्तंभ की बात की जाती है। पत्रकार जो है वो चौथा स्तंभ होता है, भले संविधान में लिखा हो न लिखा हो। 3 स्तंभ जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, चौथा स्तंभ ये। और इसका काम ये था कि जो लोग हैं उनकी जो भूमिकाएं हैं उनको हम बताएं। कार्यपालिका की भूमिका क्या है, न्यायपालिका की भूमिका क्या है, विधायिका की भूमिका क्या है। जिनकी भूमिकाएं हैं उनको सही ढंग से बताने का काम पत्रकार करता था। लेकिन पत्रकार जब स्वयं अपनी भूमिका को भूल जाए तो रहने दीजिए, वो तो फ़ोन आते रहते हैं। पत्रकार जब स्वयं अपनी भूमिका को भूल जाए तब क्या होगा, तब कौन बताएगा। हमें सचेतक चाहिए, समाज में सचेतक चाहिए, जैसे कि ज्ञान अवस्थी जी हैं, जैसे आप में बहुत सारे वरिष्ठ यहाँ पर पत्रकार बैठे हुए हैं। वे सब सचेतक जब इकट्ठे होंगे
तब आवश्यकता इस बात की होती है, समय रहते हुए हमें चेतना पड़ता है। सचेतक पुरुष समय रहते बता दे। और समाज की आत्मा सबसे बड़ी सचेतक होती है, उसे किसी पत्रकार की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि मान लीजिए समाज को समय रहते हुए हमने नहीं चेताया, समाज ने नहीं चिताया, समाज की जो संवेदनाएं, यदि जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीति में बैठे हुए हों और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए लोग हों, चाहे संसद में बैठे लोग, चाहे न्याय में बैठे हुए लोग हों, समाज जो है बहुत समय तक अपनी संवेदनाओं के साथ में समझौता नहीं कर पाता है। और एक न एक दिन जो प्रतिक्रिया करता है तो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होती, बड़ी पैनी प्रतिक्रिया होती, उसको झेलना किसी भी सत्ताधीश को जो मुश्किल पड़ जाता है। तो मेरा निवेदन ये है, समाज की संवेदनाओं के साथ में हम सरोकार करें। सामाजिक सरोकार हमारा अंतिम लक्ष्य है। राजनीति उसके लिए एक उपकरण मात्र है, पत्रकारिता उसके लिए उपकरण मात्र है, शिक्षा इत्यादि व्यवस्थाएं सारी उसी उपकरण मात्र हैं, न्याय प्रशासन उपकरण मात्र है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमारा समोज का सामाजिक सरोकार, सामाजिक समरसता, समाज में एक दूसरे के साथ में संवेदनशील संबंध, समाज को एक साथ खड़े होकर के देखना, बनाना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं, विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो विकसित भारत 2047 एक ऐसा भारत हो जिसमें प्रत्येक नागरिक कहे, खुले दिल से कहे कि हम भारतीय हैं, हम कुछ और नहीं हैं। अभी मैंने सहज रूप से बातचीतें बहुत से कान्यकुब्ज दिखाई पड़ी, इसलिए बोल दिया, न कोई कान्यकुब्ज है, न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न शूद्र है, न कोई SC, न ST है, न कोई OBC है, न कोई पढ़ा लिखा, न कोई गैर पढ़ा लिखा, न कोई अमीर, न गरीब। खुले मन से कहें कि हम भारतीय हैं, और उस भारतीय बोध, भारतीयता का बोध ही सामाजिक सरोकार का सबसे बड़ा बोध होगा। और सामाजिक सरोकार के लिए हमें ज्ञान अवस्थी जी जैसे लोग एक प्रेरणा पुंज की तरह हमको दिखाई पड़ते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर के समाज में यदि मान लीजिए कुछ भाषा को लेकर के, क्षेत्रों को लेकर के, धर्म को लेकर के, इवन राजनीति को लेकर कहीं विभेद आते भी हैं, तो उन्हें परस्पर संवाद के द्वारा हम दूर करें और आगे बढ़ें। यही जो है हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और आज के दिन ज्ञान अवस्थी जी के निमित्त इतनी बड़ी संख्या में इतने प्रबुद्ध जन, इतने बड़े पत्रकार लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मैं लगभग 4.5 पौने 5 साल होने जा रहे हैं यहाँ पर। मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े बुद्धिजीवियों के बीच में मैंने शिरकत की या मैंने बातचीत की है। इसके लिए मैं आदरणीय रुद्र अवस्थी जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ अच्छे कार्यक्रम करने के लिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र स्मृति संस्थान के शिवा मिश्र ने आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में पत्रकार, साहित्यकार, प्रबुद्धजन और परिजन इस शुभकामनाओं के साथ शामिल हुए कि ज्ञान अवस्थी डायमंड जुबली की तरह अपने जीवन का शतक भी पूरा करें और तब उनके जीवन पर 100 पन्नों की किताब के साक्षी होने का अवसर मिल सके।